स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा मैट्रिसेस कवर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे भी ऊपर लगा दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये सीबीएसई पर्सपेक्टिव से भी एंड उसके अलावा जेईई मेंस से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे अभी आफ्टर 12th, उन सब में इंपॉर्टेंट है। तो आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इसका कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटिव में भी बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, हम मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं। देखो मैट्रिसेस क्या है, जब तुम मैट्रिसेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, जैसे दो मैट्रिसेस को प्लस करते हो, जब प्लस करते हो तो एक मैट्रिसेस मिलता है आपको, राइट। अगर आप दो मैट्रिसेस को डिफरेंस करते हो तो भी एक मैट्रिसेस मिलता है, या फिर दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो भी एक मैट्रिसेस मिलता है। तो आप मैट्रिसेस को जब सोल्व करते हो तो मैट्रिसेस ही मिलता है, कोई एक नंबर नहीं मिलता, कोई एक पर्टिकुलर आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलता, आपको मैट्रिसेस ही मिलता है। तो मतलब क्या है कि आप मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करते जाते हो, बट लास्ट में भी आपके पास मैट्रिसेस बचता है। तो मैट्रिसेस क्या है, एक एरे है, मतलब तुम उसको जितना सोल्व करते जाते हो वो लास्ट में मैट्रिसेस ही बचता है। तो वो एक एरे है कि तुम वापस से वो सेम चीज रिपीट होती है, मैट्रिसेस आ जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है, जैसे डिटर्मिनेंट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है मैट्रिसेस से, क्योंकि मैट्रिसेस को सोल्व करके भी मैट्रिसेस मिलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट को जब तुम लोग सिंप्लीफाई करते हो तो तुम्हें लास्ट में जाके या तो एक नंबर मिलता है या फिर एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलता है, आपको वापस से डिटर्मिनेंट नहीं मिलता। तो ये जब मैं आपको कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, जब आप लोग मैट्रिसेस लिखते थे तो जैसे 2x2 की मैट्रिसेस, तो क्या होती है, ये आपकी एक मैट्रिसेस है, राइट। अब ये मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को डिनोट करने का क्या तरीका होता है, इस तरीके से आप एक बड़ा रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट्स होते हैं आप वो लगा देते हो और उसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख देते हो, वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होती है। लेकिन डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे दो बड़े बड़े डंडे लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का तरीका होता है, और ये हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है। तो एक तो ये डिफरेंस आपको समझ आया डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कैसे करते हैं। जब भी हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब देखो, हमने बहुत सारी टाइप्स की मैट्रिसेस पढ़ी हैं, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी है, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अब के बाद हम जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होंगे। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज अपने जहन में डाल लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा सिर्फ उसी का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे, या फिर आगे अब हम जो भी चीजें निकालने वाले हैं वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलेंगी। तो अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पढ़ेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट, अब जैसे हमारे पास स्क्वायर, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, तो उनका एक ऑर्डर होता है 2x2, 3x3, 1x1, या फिर आगे भी, बट इतना कॉम्प्लेक्स हमारे 12th स्टैंडर्ड में नहीं आता है। तो हमारे पास क्या क्या आता है, 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की और 1x1 की, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में या फिर ये आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती है अभी 12th के सिलेबस में। तो देखिए, तो अब हम देखेंगे कि 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास A एक मैट्रिक्स है 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 1x1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1x1। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे दो डंडों के बीच में। तो A का डिटर्मिनेंट मतलब ये, ठीक है। अब वापस मैं बता रही हूँ, ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो देखो, जब हम 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, जो उसके अंदर एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ 1x1 की। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट को जो डिनोट करने का तरीका होता है, ये तो हमने देख लिया कि दो डंडों के बीच में हमें एलिमेंट लिखना होता है या मैट्रिक्स लिखनी होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट डिनोट करने का तरीका। जैसे A डिटर्मिनेंट तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर काफी बुक्स में ये भी लिखा हुआ होता है दिस। तो ये जो ट्रायंगल शेप का बनता है ये भी डिटर्मिनेंट ही होता है। तो तीन तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 की। कि मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, या फिर क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 4। तो ये हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसमें, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ माइनस हो रहे हैं, समझ रहे हो। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है। तो काफी बच्चे दिस माइनस दिस कर देते हैं, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, तो ये पहले करके फिर ये माइनस करते हैं, तो ये हमारा गलत होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे कि हमें ऐसे करना है, क्योंकि ये तो छोटी मैट्रिक्स है, समझ आ रहा है, बट 3 क्रॉस 3 में आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो, इन चारों में से फर्स्ट सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 है। तो जो मैट्रिसेस होती है या फिर जो डिटर्मिनेंट जिसका हमें निकालना है, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट आ रहा होता है वहां से साइकिल शुरू होगी। तो इस 4 में से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो साइकिल यहां से शुरू होगी। तो दिस का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ माइनस इसका 1 के साथ। तो अभी जब हम 3 क्रॉस 3 में भी करेंगे तो भी आप लोग ऐसे ही चेक करना, जो पहला एलिमेंट आ रहा होगा मैट्रिक्स में वहां से साइकिल शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिस माइनस दिस मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के। अब आप एक मैट्रिक्स लो 3 क्रॉस 3 की। तो ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, बना लो। कैसे लिखते हैं हम एलिमेंट्स को, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो ये आपका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिसेस का, 3 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 का हम सीख चुके हैं, अब हम देखेंगे 3 क्रॉस 3। अब इस मैट्रिसेस का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे ए डिटर्मिनेंट, और इसको कैसे लिख देंगे, बड़े 2 डंडों के बीच में। तो A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। तो मतलब हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यही तो है। अब देखो, जब हम 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तो एक ही मेथड से निकल जा रहा था, मतलब 1 क्रॉस 1 का सीधा सेम एलिमेंट डिटर्मिनेंट था और 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे जब हम 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के 6 तरीके होते हैं। जैसे कि 6 तरीके में से फर्स्ट तरीका क्या होगा, एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सिमिलरली एक्सपेंड अलोंग रो 2, ठीक है। थर्ड तरीका क्या होगा, एक्सपेंड अलोंग रो 3। ऐसे ही फोर्थ क्या होगा, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। ये आपके पास 6 तरीके हैं किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, कि आप पहले रो के अलोंग निकाल सकते हो, या फिर सेकंड के, या फिर थर्ड के, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आप इस 6 में से किसी भी तरीके से आप निकाल लो डिटर्मिनेंट, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो वो आप जैसे भी निकालना चाहो, जिस भी रो या कॉलम के अलोंग निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। अब देखिए हम सीखते हैं कि कैसे करते हैं, ओके। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूं वो है एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। अब देखो ध्यान से समझना इसको, फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो ये है हमारी फर्स्ट रो, राइट। अब फर्स्ट रो के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले -1 की पावर, ये जो 1 1 है तो 1 + 1,
ठीक है, ये हमें पता है, ये एलिमेंट 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, 1 3 होता है, सारे एलिमेंट की पोजीशंस हमें पता है, तो हमें ये पोजीशन ऐसे प्लस करके लिखनी है। तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू जो एलिमेंट है A11, क्योंकि हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इन तीनों एलिमेंट की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, अभी यहाँ पे लिखने के लिए। तो क्या आया, -1 की पावर इन दोनों का प्लस और फिर ये वाला एलिमेंट। अब देखो, इस एलिमेंट का रो को छुपा दो और कॉलम को छुपा दो, इन दोनों को हमने हाइड कर दिया। अब हमारे पास ये 4 बचे हैं, इसको एज इट इज सेम पोजीशन में एक मैट्रिक्स बना के लिख दो, 3 2 A 3 3, ये आ गया, ठीक है। अब प्लस वापस से इस वाले एलिमेंट पे आओ, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 A12। अब इस वाले एलिमेंट की कॉलम छुपा दो और रो छुपा दो, तो मतलब ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, तो बचेगा क्या, ये। तो इसको एज इट इज लिख दो, A21 A23 A31 A33, ठीक है, यहां तक आया। उसके बाद देखो प्लस, अब कौन सा फर्स्ट रो में एलिमेंट बच गया, ये वाला, तो -1 की पावर 1 + 3 A13। अब इसमें इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, इसका कॉलम और इसकी रो दोनों को हाइड कर दो, तो ये बचा हमारे पास। तो ये क्या आएगा, A21 A31 A23 A33, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको तो सोल्व करना हमें आता है। -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, A11 A11। अब इसका ये एक डिटर्मिनेंट है 2 × 2 वाला। अब ये तो हमें सोल्व करना आता है, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। अब यहाँ देखो, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, A12। अब इसको सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है। ऐसे ये देखो, -1 की पावर 4 क्या आएगा, प्लस आएगा, तो A13, और इसको सोल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। देखो, तो ये आ गया आपके पास। ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3। तो अभी हम वैल्यूज के साथ करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। इसको जब सोल्व करके आपके पास एक नंबर आएगा या एक एक्सप्रेशन आएगा, वो ही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। समझ आया। अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड रो के अलोंग कर सकते हैं, सिमिलरली थर्ड रो के अलोंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉलम में भी सेम ही होगा, बट मैं एक कॉलम का आपको करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज आपको करना है फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। अब आपको फर्स्ट कॉलम के अलोंग आपको अपना निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम मतलब ये, तो अभी हम किन पे निकालेंगे, A11 A21 A31, इसके अलोंग हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट इसका। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा आपका, -1 की पावर 1 + 1 A11, ठीक है। इसका अब वापस से इसका कॉलम और इसकी रो हाइड कर लो, तो ये बचा आपके पास। तो क्या आया, A22 A23 A32 A33, ये आ गया, ठीक है। प्लस फर्स्ट कॉलम में ये हो गया, अब ये आया प्लस -1 की पावर 2 + 1 और A21। अब इस वाले एलिमेंट की रो को छुपा दो, कॉलम को छुपा दो, तो ये और ये जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे। तो A12 A13 A32 A33, यही आएगा आपके पास। अब देखो, थर्ड एलिमेंट इस वाले कॉलम में, प्लस -1 की पावर 3 + 1 A31। अब इस वाले एलिमेंट का कॉलम छुपा दो और रो छुपा दो, तो ये 4 बचे हमारे पास ऊपर के, A12 A13 A22 A23, ये आया। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे होगा, -1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, तो A11 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ, तो A22 इंटू A33 माइनस
A23 इंटू A32, ठीक है। -1 की पावर 3 माइनस होगा A21, दिस इंटू दिस A12 इंटू A33 माइनस दिस इंटू दिस A32 इंटू A13। समझ आया? -1 की पावर 4 मतलब प्लस आएगा, प्लस A31। अब इसको करो, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। अब इसको जब सोल्व करके आपका एक नंबर एक्सप्रेशन आएगा, वही आपका इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों ध्यान रखना इस चीज को कि हमने मैट्रिसेस में भी इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, लेकिन वहां पे मैट्रिक्स थी कि दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिखते थे कि x इक्वल्स टू 2। लेकिन यहाँ पे काफी बच्चे गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वो मैट्रिसेस समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं दी हुई है। तो दो डिटर्मिनेंट इक्वल मतलब पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसको इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल रखो। तो कैसे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो मतलब 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ये किसके इक्वल होगा, इसके डिटर्मिनेंट के। तो मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा 5x माइनस 6x, ठीक है। अब ये कितना आया 10 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये कितना आया -2 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a आपको ये मैट्रिसेस दी है, ठीक है, और शो करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a हमारा ये है, तो 2a क्या होगा हमारा, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a को मैं 2a बना रही हूँ, तो मतलब a के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा 2 4 8 4, ये आपका आ गया 2a मैट्रिसेस आ गई। लेकिन हमें 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मतलब 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 8 4 4। अब निकालो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो मतलब 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। ये आएगा, ये कितना आएगा 8 माइनस 32, ठीक है। ये कितना आ गया -24, ठीक है। अब देखो 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो मतलब a का डिटर्मिनेंट, इससे a का डिटर्मिनेंट निकालो पहले। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो मतलब 2 माइनस 8 दैट इज -6। ये 4, ये a का डिटर्मिनेंट आया, a का डिटर्मिनेंट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 इंटू -6 कितना आएगा -24, ठीक है। अब देखो आपके पास 2a का डिटर्मिनेंट क्या आया था, -24, और 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -24। तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये हमें दिख रहा है कि कौन से मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है, ये 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस 3 का हम कैसे निकालते हैं, 6 तरीके होते हैं हमारे पास, रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी के भी अलोंग आप निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग निकालते हैं। आप किसी के अलोंग भी निकाल सकते हो, आंसर सेम होगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम निकालते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट कौन सा है, A11, तो -1 की पावर 2 इंटू 2, और अब इस 2 को छोड़ के, मतलब इस 2 की रो और कॉलम दोनों को छोड़ के जो बचता है वो लिख दो 1 6 2 1, ठीक है। अब रो 1 के अलोंग निकाल रहे हैं, तो 2 का हो गया -4। अब देखो ये क्या आएगा आपका, प्लस -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है आपका 1 2, तो की पावर 3 इंटू -4। अब इस -4 का रो और कॉलम दोनों हटा दो, तो क्या बचता है 3 2 7 1, 3 2 7 1,
ठीक है। अब ये -4 है तो -4 आएगा यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस छोड़ दो यहाँ 4 लिख दो, -4 आएगा। ठीक है। अब देखो, अब रो 1 के अलोंग निकाल रहे हैं, ये हो गया 3, तो ये क्या आएगा +1, 1 की -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है A13, तो मतलब इसकी पावर 4 और इंटू 3। अब इस 3 को छोड़ के, रो और कॉलम को छोड़ के हमारे पास ये बचा 3176, 3176। अब निकालो, सोल्व करो इसको। -1 की पावर 2 इज 1, तो 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट 1 -12, -1 की पावर 3 इज -1, -1 की पावर 3 क्या होती है -1, तो -1 इंटू -4 इज 4 +4। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, दिस माइनस दिस, तो 3 -14, ये कितना आएगा -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस होता है, तो +3 इंटू दिस माइनस दिस, तो 18 -7। करो इसको सोल्व, 2 इंटू -11 +4 इंटू, ये क्या था, हाँ 4 इंटू -11 +3 इंटू 11, ये आपका पूरा सोल्व करके आ जाएगा -33। ठीक है। तो आप इसको खुद से रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना और देखना कि आपका भी आंसर -33 आता है कि नहीं। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल दे दिया, 0 के इक्वल। तो पहले ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, उसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वापस से मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ। तो रो 1 में क्या होगा, x इंटू x को ये छुपा लो तो क्या आया 5x 2x, 5x 2x। ठीक है। -2, अब इस 2 का कॉलम और रो छुपा लो तो क्या आएगा 2x - 1x, तो 2x - 1x। ठीक है। -1, अब इसका कॉलम और इसका रो छुपा लो क्या आएगा 2 5 - 1 2, 2 5 - 1 2, और ये हमें पूरा किसके इक्वल दिया हुआ है 0 के इक्वल। ठीक है। अब देखो x इंटू ये क्या आएगा 5x - 2x, 5x - 2x -2, ये किसके इक्वल आएगा 2x -x, तो +x। ठीक है। -1, तो दिस तो मतलब 4 + 5, और ये किसके इक्वल दिया है 0 के इक्वल। अब यहां से सोल्व करो, x इंटू 3x -2 इंटू 3x -9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करो, ये क्या आएगा 3x² -6x -9 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा x² -2x -3 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेके इस साइड मैंने 0 में डाल दिया, तो ये क्या आ गया x² -2x -3 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हमें निकालने आते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, x -3 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और -1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और -1। अब हमारे पास आती है सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है। कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे और वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, मतलब सिंगल है वो, इसीलिए वो 0 है। तो देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब जिसका 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका नॉट 0 आ जाए वो नॉन सिंगुलर। अब इस पे क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो रखो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकालो। तो क्या होगा हमारे पास, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 2x 2x प्लस 1 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ये 0 के इक्वल मतलब ये सिंगुलर। अब जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू 3 माइनस 2x माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ से निकालो 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा ये, माइनस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मतलब ये मैट्रिक्स कब सिंगुलर होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे हम, 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो देखो प्रॉपर्टी 1 हमारी क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रोज। अब जब हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। प्रीवियस उसमें किया है हमने ट्रांसपोज। मान लो एक मैट्रिसेस है आपका, ठीक है कुछ, और उस मैट्रिसेस में आप रोज को कॉलम में चेंज कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब क्या है कि आप कोई एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, उसके रोज को कॉलम में चेंज कर दो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ए का ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 कैसे हो जाएंगे ऐसे, 3 4 कैसे हो जाएंगे ऐसे। तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ 2 रोज और कॉलम्स, या तो कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट की आर इंटरचेंज, मतलब मान लो फर्स्ट रो है सेकंड रो है, उन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, उन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा था तो पॉजिटिव। जैसे कि इसको भी एग्जांपल देखो, मान लो ए आपकी एक मैट्रिक्स है या फिर ए कोई डिटर्मिनेंट है आपका 1 2 3 4 5 6 2 8 9, ये है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। अब एक और आप एक बी ले रहे हो, ठीक है, इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, मतलब 4 ऊपर चला गया, 5 6 1 2 3 2 8 9। अब ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ए का डिटर्मिनेंट आ रहा था, ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी के डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अगर हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर किसी भी 2 कॉलम को, कुछ भी हो सकता है, मान लो इन दोनों कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा इंटरचेंज करने के बाद वो नेगेटिव होगा पहले वाले से, ठीक है। तो इसका मान लो के आ रहा था तो इसका माइनस के आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रही है, इफ एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर मैट्रिसेस में सेम आ जाते हैं, 2 रो एग्जैक्ट सेम आ जाए या फिर 2 कॉलम एग्जैक्ट सेम आ जाए, तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे कि मान लो ए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 2 3 4 5 1 2 2। अब देखो इसमें ये फर्स्ट रो है, ये लास्ट रो है, दोनों सेम है, तो मतलब ए का डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है, समझ आया। या फिर अगर 2 कॉलम, अगर मान लो इसको मैं कर दूं 5 और ये आपका आ गया 1 3
1। तो इसमें आपका फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम है तो भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी दो रो अगर सेम है या फिर कोई भी दो कॉलम आपस में सेम है तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो, सारे एलिमेंट किसी रो के या फिर किसी कॉलम के ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ सेम फैक्टर, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो आपके पास कोई एक ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स, कोई एक डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट 2 4 1 3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो जो है इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में ये दोनों 2 के मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें तुम 2 को बाहर निकाल सकते हो तो क्या आएगा, 2 × 1 2 1 3, समझ आया। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, यही बोल रहा है ये वाली प्रॉपर्टी। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं और जब हम मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं किसी मैट्रिक्स से तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। तुम किसी एक रो में अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है वो रो, तो उसमें से कॉमन लेके पूरे को बाहर निकाल सकते हो, समझे। अगर सेकेंड रो में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो सब में होना चाहिए। मतलब जरूरी मतलब देखो इसको ध्यान से समझो, मान लो आपकी मैट्रिसेस ये होती, ए मैट्रिक्स आपका होता 4 8, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स का तुम पूरे में से 2 बाहर निकालते, 2 1 2 2 4, राइट, ये आता। लेकिन जब हम यहीं पे डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की बात जब हम करेंगे तो हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। तो देखो इस रो में से कॉमन लेंगे 2, ठीक है, इनटू इस रो में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इस रो का 2 अलग से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमें हर रो वाइज कॉमन लेके बाहर निकालना है, या फिर हम हर कॉलम वाइज भी कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें से 2 मैंने अलग निकाला है, इसमें से 2 मैंने अलग निकाला है, तो अंदर क्या बचेगा 1 2 2 4, समझ आया। जैसे कि मान लो आपके पास ए फिर से एक डिटर्मिनेंट है जो है 3 9 2 4। अब देखो फर्स्ट वाले में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3, तो 3 बाहर आ गया, इनटू सेकेंड वाले में से क्या कॉमन ले सकते हो, 2। अब फर्स्ट वाले में से जब 3 कॉमन लिया तो 1 3 आया, सेकेंड वाले में से 2 लिया तो 1 2 आया, तो ये आपका होगा, समझ आया। तो अब हर कॉलम में से या फिर हर रो में से कॉमन लोगे, पूरे में से कॉमन नहीं लोगे। और जब अगर आपको पूरे में से कॉमन लेना होगा तो हर में से डिफरेंट बाहर आएगा, सब में से एक बाहर नहीं आएगा, इसका अलग बाहर आएगा, इसका अलग आएगा, और 3 × 3 होता तो उसका अलग बाहर आता, समझ आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में आप हर एलिमेंट को 2 के सम में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको आप 2 डिटर्मिनेंट के सम में भी लिख सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास कोई एक ए डिटर्मिनेंट इस तरीके से है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लो ये आपके पास एक A का डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास ए डिटर्मिनेंट मैं ऐसे लिख दूं कि जो आपका A1 है इसको आप मान लो ये 5 था तो 5 को आप कुछ भी तोड़ के लिख सकते हो, 2 + 3 4 + 1 ऐसे लिख सकते हो ना आप। तो मान लो इस A1 को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, P + Q, ठीक है। इस A2 को भी आपने कर दिया S + U, और इस A3 को भी आपने 2 में तोड़ के लिख दिया X + Y।
और बाकी सारे सेम है। ये हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे कर रहे हैं, या आप किसी भी रो पे और किसी भी कॉलम पे कर सकते हो। मतलब किसी भी रो पे कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट को आपको 2 के सम में दिखाना है, या फिर किसी भी कॉलम में कर रहे हो तो उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आपको 2 के सम में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का करके दिखा रही हूँ। मान लो ये आपका फर्स्ट कॉलम था, इसमें जो A1 A2 A3 था, ये कोई भी नंबर है, इसको मैंने 2 नंबर को तोड़ के लिख दिया। मान लो 5 था तो 4 + 1 ऐसे 2 में तोड़ के लिख दिया इन तीनों को। तो ये मैंने ऐसे इनको स्प्लिट करके लिख दिया, और बाकी का सेम है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जब हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को सारे एलिमेंट को 2 में तोड़ के लिख देते हैं सम में, तो हम उसका डिटर्मिनेंट भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P B1 C1 S B2 C2 X B3 C3 प्लस Q U Y B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे। मतलब इसको आप 2 में तोड़ के लिख सकते हो, पहला तो इसके साथ और दूसरा इसके साथ। तो ये आपने स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल k is not equals to 0 of the corresponding element of any other row और कॉलम। देखो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, बट अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 क्वेश्चंस की तो फिर बहुत इजी लगेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके से गिवन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपको गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में, मान लो फर्स्ट रो में आप सेकंड कॉलम को ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो भी सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर फर्स्ट रो में या किसी भी रो में किसी भी कॉलम में, मान लो फर्स्ट रो में आपको सेकंड कॉलम ऐड करना है, लेकिन पहले सेकंड रो को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको इसमें ऐड करना है। जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर दूं, लेकिन रो 2 को पहले k से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको इसमें ऐड करूं। मतलब कि पहले A1 प्लस इसको पूरे को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k A2, B1 प्लस इसको k से मल्टीप्लाई किया है k B2, C1 प्लस k C2, और ये बाकी सब कुछ सेम, C2 A3 B3 C3। तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। मतलब अब मान लो इस कॉलम को इस कॉलम में आपको ऐड करना है कॉलम 3, तो आप ऐड कर सकते हो A1 प्लस C1 A2 प्लस C2 A3 प्लस C3, और बाकी सब सेम रहेंगे। तो आप किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में ये चीज लगा सकते हो। आप किसी भी रो में कोई भी रो ऐड कर सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी रो को किसी और रो को उसमें ऐड कर सकते हो, बट पहले उस रो में किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराओ और फिर उसमें ऐड करो। कुछ भी करो तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आएगा। जैसे इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। या फिर मैं बोल दूं कि इसी में ही मैं ये चाहती हूँ कि जो कॉलम 1 है इसमें मैं ऐड करूँ 5 ऑफ दिस कॉलम 2। तो कॉलम 1 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 5 का मल्टीपल ऑफ दिस, तो मतलब A1 प्लस 5 B1, A2 प्लस 5 B2, A3 प्लस 5 B3, और ये सेम रहेंगी बाकी B3 C1 C2 C3। अब इस प्रॉपर्टी में ना क्वेश्चंस आएंगे आपके काफ़ी ज़्यादा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने कराई है उन सबका स्क्रीनशॉट ले लो पोस्ट करके, और एक पेपर पे एक जगह पे लिख लो ताकि आप लोग भूलो ना। और ये वाली प्रॉपर्टी तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट क्वेश्चन के साथ आ जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब जब हम ये चीज करते हैं तो इसको हम एक डिनोट करते हैं। जैसे इस स्टेप से जब आप इस स्टेप पे आए तो आपने किया क्या है, जो आपकी R1 थी
मतलब रो 1 को हम R1 से डिनोट करेंगे, रो 2 को R2 से, सिमिलरली कॉलम 1 को C1 से, कॉलम 2 को C2 से और इसको C3 से। तो हमने क्या किया है, ऑपरेशन क्या लगाया है, यहाँ से इस स्टेप पे आने में क्या ऑपरेशन लगाया है, R1 को चेंज किया है, तो R1 और चेंज करने का सिंबल आएगा ये, तो R1 को चेंज किया है किसमें, R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, इससे समझ आ गया कि हम इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए हैं। हमने R पे ऑपरेशन लगाई है, R1 तो R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2, तो R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2। और इसकी ऑपरेशन क्या आएगी, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। यहां से यहां हम कैसे आए हैं कि हमने C1 पे ऑपरेशन लगाई है, तो C1 को किस में चेंज किया है, C1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2। तो यहां से यहां हम इस ऑपरेशन पे गए हैं और यहां से यहां हम ये वाली ऑपरेशन लगा कर गए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है जो रह गई थी, वो देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जैसे 0 0 0 और फिर कुछ भी हो, तो कोई भी एलिमेंट के सारे, कोई भी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो है या फिर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। क्योंकि लेट सपोज कि आपकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जब तुम लोग डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हम लोग मान लो फर्स्ट रो के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 0 इंटू प्लस 0 इंटू प्लस 0 इंटू, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा ना, राइट। तो अगर कोई भी पूरी रो आपकी जीरो है या फिर कोई भी पूरी कॉलम आपकी जीरो है, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट आपका जीरो आएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वेनिश। वेनिश मतलब कि इनकी वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, बट विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखो, जो हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था कि हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट, कि हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करके निकालते हैं किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग। अब हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो मतलब हम कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप देखो, जब विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा आ जाए क्वेश्चन में और उसमें अगर तुम विदाउट मतलब एक्सपेंड करके निकाल दो, जैसे हम 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालते हैं, मान लो फर्स्ट रो के अलोंग निकालो, तो कैसे 3 इंटू 2 10 4 14 -1, अब ये, तो मतलब ये हम कैसे निकाल रहे हैं, एक्सपेंड करके निकाल रहे हैं। तो जब विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा आ जाए और आप फिर भी एक्सपेंड करके निकाल दो और इसकी वैल्यू जीरो दिखा दो, तो आपको जीरो ही नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए जब विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है, इसका मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग यूज प्रॉपर्टी, तो मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है और फिर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब जब तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो जो आगे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी तुम्हें नीचे जाके एक्सपेंड थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी हम यूज कर क्यों रहे हैं, उसका फायदा क्या हो रहा है, तो देखो हम प्रॉपर्टी यूज इसलिए कर रहे हैं और हमें प्रॉपर्टी यूज करनी कैसे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, कैसे शुरू करें, तो हमें देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें ज़ीरो बना पाएँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ज़ीरो बनाने हैं। ठीक है, ज़ीरो बना के फिर हमें एक्सपेंड करना है। तो अब देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से अगर सारे एलिमेंट एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वाला देखो, इसमें ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, 3 5 7 1 2 4 और यहाँ पे 2 लिया है तो क्या आएगा 3 5 7। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर सेम आ जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। अब यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, तो 0। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट वेनिशेस मतलब 0। अब ये वाला देखो, इसमें हमें ये दे रखा है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी देखो, हमें 0 बनाने हैं। हम 0 कैसे बना सकते हैं, अब हो सकता है कि आप थोड़े डिफरेंट ऑपरेशन लगा के 0 बनाओ, मैं डिफरेंट लगाऊं, तो यहाँ पे स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं बट आंसर सेम आएगा। तो देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है, अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं तो हमारा ये 0 आ जाएगा। तो अगर मैं C1 इस वाले पे मैं ऑपरेशन लगाऊं कि इसमें मैं C1 प्लस C2
प्लस C3 कर रही हूँ, ठीक है। तो कैसे आएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पे भी देखो B माइनस सी, फिर C2 प्लस कर रही हूँ, माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, फिर ये प्लस कर रही हूँ, प्लस ए माइनस बी। अब इस पे दिस प्लस दिस लगा रही हूँ, तो C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और बाकी सब सेम है, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, ऐसे ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। तो क्या आएगा 0 0 0, और ये सब कुछ सेम, B माइनस सी, ये पूरा सेम रहेगा। तो मैंने बताया था जब कोई भी रो अगर पूरी 0 आ जाए या कोई भी कॉलम अगर पूरा 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। तो वैनिशेस हो गया, ये भी वैनिश हो गया, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, फिर से आ गया, बिना एक्सपेंड करे हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब ये डिटर्मिनेंट लो, अब देखो इसमें अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, C3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, इस पे C3 पे ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ, C3 प्लस C2, तो क्या आएगा 1 1 1, ये तो सेम रहेंगे C1 और C2। C3 पे लग रहा है ऑपरेशन, तो इसमें B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C, ये आ गया। अभी तीनों क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। तो मतलब इसमें से अगर मैं इस पूरे कॉलम में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। मैंने बताया था ये भी प्रॉपर्टी में कि हम किसी भी रो में से सेम एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं या किसी भी कॉलम में से सेम एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो मैं C3 में से कॉमन ले रही हूँ ये, तो ये क्या बचेगा 1 1 1, ये क्या बचेगा A B C। अब इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा 1 1 1। अब मैंने बताया था कि दो रो, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जब दो रो या दो कॉलम एग्जैक्ट सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंड करें हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। अभी देखो मैं वापस से बता रही हूँ कि हो सकता है मैं जो स्टेप करूँ आप उससे थोड़े डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के स्टेप करो, बट फाइनल आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरी नंबर ऑफ स्टेप थोड़े कम हो, आपके ज़्यादा हो, बट आपका आंसर निकलना चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो ये हमें दिख रहा है, अब हमें प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। आपको जितने ज़्यादा आप जीरो बना सकते हो, कि इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगी तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो जितने ज़्यादा आप जीरोस बना सकते हो उतने आपको बनाने हैं। अब देखो इसमें जैसे मैं कर रही हूँ C2 पे मैं लगा रही हूँ C2 माइनस C1 और C3 पे मैं लगा रही हूँ C3 माइनस C1, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, अब C2 और C3 पे लगा रही हूँ तो C1 तो सेम रहेगा Z, C2 पे लगाया C2 माइनस C1, तो Z माइनस वाई माइनस Z, तो क्या आएगा माइनस वाई, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा x, दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा x माइनस वाई। अब हम लगा रहे हैं C3 पे C3 माइनस C1, तो दिस माइनस दिस, तो y माइनस वाई माइनस Z, तो आया माइनस Z, ये आया x माइनस Z, और ये आएगा तुम्हारा x प्लस वाई माइनस वाई, तो ये आएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम R1 पे लगाते हैं, R1 पे क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2, तो R1 पे लगेगा R1 प्लस R2, तो क्या आएगा y प्लस 2z x माइनस वाई x माइनस z माइनस z, तो मतलब x माइनस 2z, ये चीज सेम रहेगी, x माइनस z y x माइनस y और x, ठीक है। अब देखो अब हमें जीरो बनानी है ज्यादा से ज्यादा, तो अब जीरो कैसे बन सकता है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब R1 पे लगाऊं R1 माइनस R3, तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, तो लगा दो R1 पे लगा दो R1 माइनस R3, तो क्या आएगा दिस माइनस दिस, तो मतलब ये आएगा 2z, और ये कितना आएगा 0, और ये कितना आएगा माइनस 2z, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा x z x माइनस z y माइनस x माइनस y, और ये
अब देखो इसमें अगर मैं, इसमें हमें दिख रहा है इस ऊपर से मैं 2z कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो ऊपर से मैं 2z कॉमन ले रही हूँ, तो 2z पूरी रो में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा -1, और ये क्या आ जाएगा सेम, z x x माइनस जेड y x माइनस वाई, और ये आ गया x आपका, ठीक है। अब देखो अब आपको एक और 0 चाहिए, तो 0 हम लगाते हैं। अगर मैं C3 पे लगा दूं C3 प्लस C1, तो दिस प्लस दिस, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो मैं क्या कर रही हूँ C3 पे लगा रही हूँ C3 प्लस C1, तो लगाओ, तो क्या आएगा 2z बाहर 0x x माइनस वाई, और C3 पे लगा रही हूँ C3 प्लस C1, तो C3 प्लस C1 तो 0 आ गया, x माइनस जेड प्लस जेड x आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब अब देखो, अब आपने देखा, अब इसको एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास 2 0 आ गए। अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो हम कैसे करेंगे, 2z एज इट इज इनटू रो 1 के अलोंग हम कर रहे हैं, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस x माइनस वाई x प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है। फिर हम अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे +0 इंटू, बट 0 इंटू तो 0 ही आएगा, और इसमें भी 0 इंटू 0 ही आएगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग जब हम करेंगे तो इनके साथ तो जो भी होगा वो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट का करना है हमें, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू 2z, इसको सोल्व करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 2z, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आया xy, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस xy, ठीक है। तो 2z ये कितना आएगा 2xy इंटू 2z क्या आ जाएगा 4xyz, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब हमारे पास उसके वर्टिसेस गिवन हो, तो ये हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। और पहले छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका अलग होता है जब हमारे पास वर्टिसेस गिवन हो तो, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। अब ये वर्टिसेस गिवन है, इसकी हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बट वो जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है उस फॉर्मूले से नहीं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके उस फॉर्मूले से। तो देखो जब आपको क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस गिवन हो तो आपको क्या करना है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, और लास्ट में जो कॉलम आएगा वो आएगा 1 1 1 हमेशा। तो ये हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये कुछ गिवन होगा 1 2 3 4 4 8, तो आपको यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू डाल देनी है, और 1 1 1 इसका डिटर्मिनेंट, और जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका हमने लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो वैल्यू है ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं एक्सपेंड करके तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कुछ भी आ जाती है, 1 -1 3 4 8 -10, कुछ भी, तो पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, लेकिन हमें पता है कि जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमेशा मतलब किसी भी चीज़ का एरिया नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, एरिया या तो होगा ही नहीं 0 होगा, या फिर होगा तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो कुछ हो नहीं सकता एरिया। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है अगर नेगेटिव आती भी है तो हम उसकी मोड वैल्यू लेंगे,
अगर मान लो इसको सोल्व करके x1 x2 इनकी वैल्यू रखने के बाद इस डिटर्मिनेंट को जब तुम निकालोगे, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो भी उसकी मोड वैल्यू लेनी है। अगर -10 आती है तो ये आपको क्या लेना है, इसकी वैल्यू 10 लेनी है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना, गलत मत कराना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अब क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज देख लो कि कोलिनियरिटी क्या होती है। कोलिनियर मतलब जैसे अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और बोला जाए कि शो करो कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर मतलब कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर एक लाइन पे नहीं आ रहे तो ट्राइंगल बनता है ना। लेकिन अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं तीनों पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट ये है, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो कोलिनियर मतलब कि सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो एरिया तो कुछ बना ही नहीं ना। तो अगर तुम ट्राइंगल बनाते हो तो ये एरिया आता है, बट इसमें क्या कोई एरिया दिख रहा है आपको? कोई ऐसा स्पेस मिल रहा है जिसका एरिया निकाले? नहीं मिल रहा। तो मतलब जब भी कोलिनियर प्रूव करने हो हमें 3 पॉइंट्स, तो उसका एरिया क्या दिखा देंगे हम? 0 दिखा देंगे। तो जब हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हो क्वेश्चन में और बोला जाए कि शो करो कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया 0 दिखा देंगे, तो उससे शो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, 1/2 मोड ऑफ जो डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट कैसे आता है, 1 2 -3 -1 4 5 और यहाँ क्या लिखते हैं 1 1 1। तो ये क्या आएगा, इक्वल्स टू 1/2। अब देखो इसका यहाँ पे नीचे ही करते हैं। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, मोड ऑफ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें आता है निकालना, कैसे निकालेंगे, 1 × 4 - 5 4 - 5। मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं हुई है तो तुम लोग ऐसे ही करना, 1 और फिर ये मैट्रिसेस, फिर -1 फिर ये वाली मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम हो गया करते हुए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 1 × 4 - 5 + 1 × 2 + 3 माइनस +1 × 10 + 12 10 + 12। ठीक है, इसका मोड। तो ये क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ, ये कितना आएगा, -1 + 5 एंड +22। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 × ये आएगा 26। तो मतलब कितना आ गया, 13 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब इसका आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 13 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया 35 स्क्वायर यूनिट और हमें वर्टिसेस दे दिए हैं, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, एरिया दे दिया है। तो देखो क्या लगता है, 1/2 मोड ऑफ के 2 5 4 -6 4 1 1 1 और ये एरिया है, और ये एरिया दिया कितना हुआ है, 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हमें सोल्व करते जाओ। 1/2 मोड ऑफ, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, k × -6 - 4। ठीक है, -4 × 2 - 5 +1 × 8 + 30 और इसका मोड, ये किसके इक्वल है, 35 के। ठीक है, अब क्या आएगा, 1/2 ये कितना आएगा, -10k -4 × -3 +12 और ये कितना आएगा, +38 = 35। ये आया 1/2 मोड ऑफ -10k +50
इक्वल्स टू 35। अब देखो यहाँ पे मोड है, अभी ध्यान से देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे मोड लगा हुआ है, जब हम मोड यहाँ से हटाएंगे ना तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। क्यों? देखो जब ये 35 आंसर आया था, जो ये 35 हमारा एरिया निकला है, हो सकता है ये इस वजह से निकला हो, जब हम -35 करते हैं तो भी 35 आंसर आता है, या फिर अगर +35 का मोड करते हैं तो भी 35 आता है। तो हमें नहीं पता कि ये जो 35 आया है वो यहाँ पे -35 की वजह से आया है या फिर 35 की वजह से। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो जब हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू -10k + 50 इक्वल्स टू +-35, दोनों कंडीशन आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -5k + 25। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी, -5k + 25 किसके इक्वल है, 35 के, और -5k + 25 किसके इक्वल है, -35 के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, -5k = 35 - 25 विच इज 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -5k = -35 - 25। तो -5k = 60। तो k किसके इक्वल आ गया, 12k। समझ आया? तो हमारे पास k की वैल्यू -2 भी आई है और 12 भी आई, तो दो वैल्यूज आएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, k की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव लेंगे एरिया को तब, एक नेगेटिव लेंगे पॉसिबिलिटी में तब। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आगे आएंगी जो आप लोगों को समझनी जरूरी है। तो देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक 2x2 की मैट्रिसेस है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो पहले हम करते हैं माइनर्स। अभी हम पहले माइनर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपके पास 2x2 की एक मैट्रिसेस है। अब इसके माइनर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, माइनर निकलेगा आपका एलिमेंट का माइनर निकलता है। तो देखो जैसे मतलब आपका निकलेगा A11 का, मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्वेश्चन में कि A11 का माइनर बताओ या A12 का बताओ, तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का माइनर बताओ। तो कैसे निकालोगे माइनर्स, मान लो आपको निकालना है A11 का, तो जो A11 है उसका रो और कॉलम दोनों हटा दो, जो बचेगा वो आपका क्या होगा, A11 का माइनर। तो इसको A11 का निकालना है तो इसका रो और कॉलम हटा दो, जो बचा वो माइनर है। तो A माइनर ऑफ A11 कितना आया, A22। ठीक है, अगर आपको A12 का माइनर निकालना हो तो माइनर ऑफ A12, तो क्या आएगा, इसका कॉलम और उसका रो हटा दो तो कितना आया, A21। इसी तरीके से अगर A21 का माइनर निकालना हो तो A21 का कॉलम हटा दो, रो हटा दो, तो क्या बचेगा, A12। समझ आ गया? तो ये तो हमारी बात हुई 2x2 मैट्रिसेस की। अब अगर हम लोग बात करते हैं 3x3 की, तो मान लो आपके पास मैट्रिसेस है A11, A21, A31, A12, A13, 22, 23, 32, 33। ठीक है, ये आपकी क्या है, 3x3 की मैट्रिसेस है। ओके, अब इसमें सेम उसी तरीके से अगर मान लो आपको माइनर निकालना है A11 का, माइनर ऑफ A11, तो कैसे निकालोगे भाई, A11 का कॉलम हटा दो और रो हटा दो, तो क्या बचा, ये बचा। अब जो बचा A22, A23, A32, A33, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, तो ये क्या आ गया, माइनर आ गया A11 का। अगर आपको माइनर निकालना है A13 का, तो क्या आएगा, A13 इसका माइनर, तो क्या आएगा, इसका कॉलम हटा दूं और इसका रो हटा दूं, तो क्या बचा, ये बचा हमारे पास। तो ये क्या आएगा, A21, A22, A31, A32। अब इसका जो आपका वो आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये किसका माइनर हो गया, 13 का। ऐसे अगर आपको निकालना है A22 का माइनर, तो क्या करोगे, इस A22 का
कॉलम हटा दो और इस A22 का रो भी हटा दो, क्या बचेगा, ये और ये। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। ऐसे ही आप हर एलिमेंट का निकाल सकते हो, राइट। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, हर एलिमेंट के आप माइनस निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। देखो कोफैक्टर में और माइनस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो ये चीज मत करना। देखो जैसे वापस से अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। माइनस समझ आ गया, राइट। अब देखो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में वापस से 2 × 2 की मैट्रिसेस लो, A11, A12, A13, A21, A22, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, 2 × 2 की मैट्रिसेस आ गई। अब देखो इसके कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। अब कोफैक्टर भी वापस से एलिमेंट्स के निकलेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकलेगा, जो हमारी एलिमेंट की पोजीशन है। जैसे पोजीशन क्या होती है, A11, A12, यही तो पोजीशन होती है ना, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो हम मान लो हम निकाल रहे हैं इस वाले एलिमेंट की, और ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1, ये वाला 1 + 1। उसके बाद सेम है जो माइनर में होता है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो बचा 20 मतलब 2, ठीक है। अब आपको निकालना है, मान लो कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 का क्या होगा, -1 की पावर 3, मतलब 1 + 2 3, और इसको क्या चल रहा है यार, ये इसको हटा दो A12 में, इसको और इसको, तो क्या बचा A21, तो A21, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -A21, और ये -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आएगा प्लस का। लेकिन अगर यहाँ पे हम सेम चीज माइनर में कर रहे होते हैं तो ये चीज नहीं आती, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर में ये -1 वाला फैक्टर भी आएगा। जैसे अगर Aij, इसका आप निकाल रहे हो, Aij इन जनरल ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर आप माइनर निकाल रहे हो तो नॉर्मल निकलेगा, लेकिन अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो -1 की पावर i + j, और फिर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, -1 वाला, ये सिर्फ कोफैक्टर में होगा ये चीज। अब देखो अगर हम 3 × 3 में निकालें, तो मान लो हमें 3 × 3 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इसमें मान लो आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A22। A22 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 4, और A22 वापस से इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो क्या बचेगा, A11, A13, A31, A33, ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। अगर हमें माइनर निकालना हो तो इसी में से ये -1 वाला फैक्टर हटा दो, सिर्फ ये चीज आ जाएगी। समझ आ गया डिफरेंस माइनर्स में और कोफैक्टर में। अब नेक्स्ट देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो लेट सपोज आपको कोई मैट्रिसेस दी हुई है, A 1 2 3 1 2 2 4 1 3, ठीक है। ये आपको एक 3 × 3 की मैट्रिसेस दे दी है, 2 × 2 की भी हो सकती है, ओके, बट वो छोटा है तो मैं इसलिए 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मान लो आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ ताकि आप थ्योरी में कंफ्यूज ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपको एक मैट्रिसेस दे दी A। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आप निकालो एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A को। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज एडजॉइंट निकालने के लिए फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स इसमें मैट्रिक्स में गिवन है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो। तो सबसे पहले निकालते हैं 1 मतलब A11 का। तो A11 कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये आएगा। और कोफैक्टर में हम -1 वाला फैक्टर भी लेते हैं, तो 1 + 1 2, और क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो 2 6 -2, ठीक है। ये आएगा इसका कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A12, A12 का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर 3, इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्या आएगा 2 × 3 6 - 3 6 - 3, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A13, A13 का क्या होगा, -1 की पावर 4,
और A13 ये 4 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या आएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6। अब देखो को फैक्टर ऑफ 2 1, 2 1 का बताओ जल्दी से, ये है 2 1 हमारा, तो ये हटा दो और ये हटा दो, क्या आएगा 1 इंटू 3, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, और ये क्या आएगा -1 की पावर 3। ऐसे को फैक्टर ऑफ 2 2 बताओ जल्दी, 2 2 है हमारा ये वाला 2, तो इसको हटा दो और इसको कितना बचा 3 माइनस 12, तो -1 की पावर 4, 3 माइनस 12। अब को फैक्टर ऑफ A23 दैट इज -1 की पावर 5, A23 कौन सा है ये वाला 1, इसका कॉलम हटा दो, रो हटा दो, क्या बचेगा 1 इंटू 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। देखो ये मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, ये तुम ऐसे डिटर्मिनेंट बना के भी कर सकते हो, बट क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं वो सेम चीज, तो रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, थोड़ा जल्दी कवर करना है। तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद निकालना है A31 का। A31 कौन सा है हमारा ये वाला 3, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्या बचेगा 1 माइनस 8, तो -1 की पावर 4, 1 माइनस 8। अब बताओ A32 का, A32 कौन सा है ये वाला 2, तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो क्या आएगा 1 माइनस 8। वापस से अगर हम A31 का निकाल रहे थे तो 1 माइनस 8, ठीक है, इसका भी सेम चीज ही आएगा 1 माइनस 8, तो -1 की पावर 5, 1 माइनस 8। ओके, अब लास्ट है A33। A33 का क्या आएगा, ये है A33, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 2 माइनस 2 0, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट रूल एडजॉइंट निकालने का कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दो, कोफैक्टर निकाल दिया। अब एक और मैट्रिक्स बनेगी आपकी B, और ये B मैट्रिक्स कैसे बनानी है आपको कि जिस का कोफैक्टर जो आ रहा है वो वहीं पे लिखते जाओ। जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी -1 इंटू ये आएगी -3, ये कितना आएगा -2, ठीक है, ये कितना आएगा -5 इंटू -1, तो 5, ये कितना आएगा -9, ये कितना आएगा -3 -1 1 आएगा, ये कितना आएगा -7, ये कितना आएगा -7 इंटू -1 दैट इज 7। तो आपकी कोफैक्टर क्या है 4 3 2 5 9 -9 1 -7 7 0, ये आपके कोफैक्टर आ गए। अब जो आपकी बी मैट्रिक्स बनेगी ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं उसकी मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो यहाँ पे क्या आता है A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर A22 का कोफैक्टर क्या है -3, फिर A13 का कोफैक्टर क्या है -2, तो इससे एक और मैट्रिक्स बन जाएगी 5 -9 1 -7 7 0, तो ये आपकी B आ गई। तो आपको वापस से देखो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल देंगे, निकाल दिए, फिर जो कोफैक्टर आए हैं उससे एक मैट्रिक्स बनेगी, बन गई, फिर वो जो मैट्रिक्स बनी है उसका हमें ट्रांसपोज कर देना है, दैट इज बी ट्रांसपोज, या फिर इसको बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। यही एडजॉइंट ऑफ ए होगा, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो क्या आएगा ये 4 -3 -2 4 -3 -2 5 -9 1 -7 7 0, ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट है। पहले जो मैट्रिक्स दी है उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, जो कोफैक्टर्स आए हैं उनकी एक अलग मैट्रिक्स बना दो, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, हमारा आ गया एडजॉइंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, अभी हमने 3x3 का देख लिया कि एडजॉइंट कैसे निकालना है, ऐसे हम 2x2, ये हमारे पास 2x2 है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालते हैं हर एलिमेंट के। तो सबसे पहले मैं A11 का कोफैक्टर निकाल रही हूँ, ठीक है, A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये हटा दो, ये हटा दो, -4 और A11 मतलब -1 की पावर 2। ऐसे कोफैक्टर ऑफ A12 क्या आएगा, ये है 1 2, इसको हटा दो, इसको हटा दो 3, तो ये आ गया 3, लेकिन ये क्या आएगा -1 की पावर 3, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A21, तो ये भी क्या आएगा -1 की पावर 3, और क्या आएगा
इसको हटा दो, इसको हटा दो 2। उसके बाद है कोफैक्टर ऑफ A22, A22 ये है हमारा -4, इसका रो और कॉलम हटा दो, क्या आएगा -1 आएगा। तो मतलब -1 की पावर 4 और 1, क्या वैल्यू आई -4 -3 -2 और ये आएगा 1। तो ये आ गए कोफैक्टर। अब मैंने बोला था कि नई एक मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर की, तो क्या आएगी -4 मतलब A11 का कोफैक्टर यहाँ पे, A12 का कोफैक्टर यहाँ पे, A21 का कोफैक्टर यहाँ, A22 का कोफैक्टर यहाँ, और फिर एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A इक्वल्स टू B ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू -4 -3 -2 और 1। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट A निकल गया। ठीक है, अब देखिए कुछ एडजॉइंट के ऊपर फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो है ये आपके मेनली जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके JEE के लिए या फिर CUET, मतलब जो भी एग्जाम आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि है क्या। जैसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, A कोई मैट्रिक्स है, A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट A इंटू A के, या फिर A का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी एग्जाम्पल के लिए। इनमें से कोई एक चीज आपको दे दी जाएगी और दूसरी पूछ ली जाएगी, तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपके पास पेन पेपर है तो एक पेपर पे इसको लिख लो ताकि आप याद कर लो इसको अच्छे से। तो ये हो गया। इसमें क्या है कि एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स आती है एडजॉइंट A, उसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा कि A का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जिसमें n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 3x3 का है तो n 3 है, 2x2 की है तो n 2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, और हमें क्या दे दिया, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट दे दिया 64 है। अब एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट 64 है और हमसे पूछा है कि A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखो इसमें से एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, A का पूछा है, तो ये वाला सेकंड वाली यूज हो जाएगी। एडजॉइंट A का दे दिया है और A का पूछा है और n हमें गिवन है, तो लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट n-1। अब एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कितना दिया है, 64 इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट, और n कितना दिया है, 3, तो 3 - 1 इज 2, तो ये आ गया। तो A का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो +-8 है ना, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, +-8। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई, +-8। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये इस तरीके से यूज करने की, एक चीज आपको गिवन होगी, दूसरी पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एडजॉइंट इससे पहले, और अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वापस से मान लो आपके पास एक A मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, 1/A का डिटर्मिनेंट निकालना में आता है, किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A भी हमने सीख लिया और A का डिटर्मिनेंट भी सीख लिया, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 1/डिटर्मिनेंट A को एडजॉइंट A से, तो हमारा क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, मान लो आपके पास A है, कैसे गिवन है, 2 1 1 1 2 3 4 1 2। ठीक है, ये आपको A दे दिया। अब आपको करना है फाइंड A इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए, A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। निकालो A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या होगा, फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रही हूं मैं, तो 2 × 4 - 3 -1 × 2 - 1 प्लस 4 × 3 - 2, तो ये क्या आएगा, 2 × 1 दैट इज 2 -1
1 इंटू 1 तो -1 ही आ गया, प्लस 4 इंटू 1 4, तो ये कितना आ गया 6 - 1 5। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 5 आ गया। ये तो डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अब आपको निकालना है एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर जो आए हैं उसकी एक नई मैट्रिक्स बना दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसके कोफैक्टर निकालो, तो सबसे पहले A11 का कोफैक्टर क्या होगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, A11 का कोफैक्टर 4 - 3 1 और -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस ही होगा। कोफैक्टर ऑफ A12 क्या निकलेगा, A12 का 2 - 1 तो ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 तो -1। कोफैक्टर ऑफ A13 इस 4 का तो क्या निकलेगा 3 - 2 ये भी 1 आएगा। अब कोफैक्टर ऑफ A21 इस 1 का क्या निकलेगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो 2 - 12 2 - 12 2 - 12 -10 और -1 की पावर 3 तो प्लस हो जाएगा सी। अब हम निकाल रहे हैं 2 2 का कोफैक्टर मतलब इस 2 का, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 4 - 4 तो कितना आया 0। A23 का निकालो मतलब इस 1 का, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो क्या आएगा 6 - 1 तो मतलब 5 और -1 की पावर 5 तो -1 आ जाएगा। 31 का निकालो, 31 इस 1 का निकालो, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या आएगा 1 - 8 1 - 8 -7 और ये -1 की पावर 4 तो ये तो प्लस ही रहेगा तो -7। C32 A31 A32 हाँ 32 मतलब इस 3 का निकालना है, तो ये हटा दो और इसकी रो भी हटा दो, तो 2 - 4 2 - 4 -2 और ये -1 की पावर 4 तो 2 आ जाएगा। CA33 मतलब इस 2 का निकालना है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या आएगा 4 - 1 4 - 1 इज 3 ये आ गया, ये कोफैक्टर आ गए। अब इस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी 1 1 का 1 1 2 का -2 1 10 0 -5 7 -7 2 3 ये आ गया। अब एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज, तो मतलब 1 - 1 1 10 0 -5 -7 2 3 ये आपका आ गया एडजॉइंट A। अब आपको निकालना था A इनवर्स, तो A इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो मतलब A इनवर्स कितना आ गया आपका 1/डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट कितना है 5 तो 1/5 इंटू ये पूरी उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, तो ये आपका आ गया A इनवर्स। इजी था। अब हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे कि ये ऐसे हम लोग करते थे ना 2x + 4y = 0 या फिर 3x + 5y = तो जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो सिस्टम होता है उनको सोल्व करना हमें आता है, मतलब बहुत सारे तरीके से करते हैं हम। एलिमिनेशन मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो मतलब अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हुई हो और उसमें हमें एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट। और 2-3 मेथड हो रहा है, लेकिन हमें उससे नहीं करना, हमें करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड उनकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो अब हमें निकालनी आती है बट दूसरे मेथड से, बट अभी हम पढ़ेंगे कि इनवर्स से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले 3 मैट्रिक्स। कौन कौन सी? मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगी, जो भी इन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो एक मैट्रिक्स बनेगी ये। दूसरी मैट्रिक्स बनेगी b
बी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो यहाँ पे इक्वल्स टू में लिखा होगा D1 D2 और D3, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स बनेगी X, तो X मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो यहाँ पे जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है X Y Z। अब देख लो ध्यान से, सेम फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस के अंदर भी। ए किसकी बनेगी, जो हमारे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स बनेगी, बी हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या होगा, जो इस साइड हमारा लिखा होगा सेम इसी फॉर्मेट में हम यहाँ लिख देंगे। फिर जो बी का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सेम एक्स का आएगा, जिसमें हमें जिनकी वैल्यू निकालनी है वो रखना है एक्स वाई और जेड। समझ आ गया। अब देखो, अब हमें सोल्यूशन निकालना है, तो एक इक्वेशन है जो तुम याद कर लो। सोल्यूशन निकालना है मतलब मैंने बताया सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, मतलब ये हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तभी तो एक्स वाई जेड आएगा। एक्स वाई जेड आ गया तो एक्स मैट्रिक्स आ गई, तो हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये इसको अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो इसको कि x हमें निकालना है, और x होता क्या है, a इनवर्स इंटू बी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है इनवर्स के मेथड से, तो a इनवर्स इंटू बी। अब इनवर्स हमें निकालना आता है और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन भी हमें आती है, तो मतलब हम x कैसे निकाल लेंगे, पहले a इनवर्स निकाल लेंगे और फिर जो a इनवर्स मैट्रिक्स आएगी उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो x कुछ इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल्स टू, मान लो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कुछ ये आई है 2 3 4, ठीक है। तो x हमारा था क्या, x y z, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3, z की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इस तरीके से हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस होती है, तो ये जो चीज मैंने लिखी हुई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं समझाती हूँ क्या है। सबसे पहले ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। अभी इसको निकालने से पहले हमें कंडीशंस चेक करनी है। सबसे पहले मान लो ये जो आपकी ए मैट्रिक्स बन के आएगी, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, मतलब क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक, ठीक है। अगर आपका जो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको हमेशा जो आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा। अगर नॉन 0 आ जाता है तो सेम तरीके से करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आती है कि हो सकता है कि जो हमारी ए का डिटर्मिनेंट आया वो 0 आ जाए, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए। अब क्या, अब दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मान लो आपका जो डिटर्मिनेंट था वो 0 आ गया, तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना आता है, कोफैक्टर्स निकाल लो सारे एलिमेंट का, उसका एक मैट्रिक्स बना दो, उसको ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लोगे और उसको ये जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आ गया आपका, ठीक है। सबसे पहले आपका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो हम यहाँ से x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगी हमारी सिस्टम, ठीक है। और अगर हमारे पास 0 आ जाता है उसका डिटर्मिनेंट, तो हमें ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल दिया, अब फिर से हमारे पास दो वो बन गई है, केसेस बन गए हैं, क्या कि ये हमारा 0 आ सकता है या फिर 0 नहीं आएगा। अगर हमारा 0 नहीं आता है तो सिस्टम क्या है, हमारा इनकंसिस्टेंट है और सिर्फ उसको हम लिख देंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, हेंस देयर इज नो सोल्यूशन। वो सोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आया था, फिर देखा कि इसकी वैल्यू नॉन 0 आ गई है, 0 आके नॉन 0 आ गई, तो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, उसका क्वेश्चन वहाँ पे खत्म। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका 0 आ जाता है, तो आप क्या लिख दोगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, दैट्स इट। तो ये इतना ही होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। अब देखिए ये आपको क्या दे दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी हैं। अब बोला गया है कि इसका सोल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और एक्स तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए बना लो, ए क्या आएगी, कोफिशिएंट की बनती है 1 1 1 1 1 1, ये क्या आएगा
1 -1 1, और ये क्या आएगा 2 1 और -1, ये ए मैट्रिक्स आ गई। फिर हम बनाते हैं बी मैट्रिक्स क्या होती है, ये वाली 6 2 1, तो ये आ जाएगी 6 2 और 1, ठीक है। फिर हम बनाते हैं मैट्रिक्स एक्स क्या आएगी, एक्स वाई और जेड, ये आ गई, ये आपकी 3 मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या निकालते थे, जो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 - 1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है -1, इसको हटाओ तो क्या आएगा -1 -2 -3 +1, अब इसको हटाओ क्या आएगा 1 +2 तो 3, तो ये कितना आ गया 3 + 3 6, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इससे पहले याद करो जो मैंने वो बताए थे, केसेस बताए थे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन देते कैसे हैं, x = A इनवर्स B से, ठीक है। तो सबसे पहले A इनवर्स निकाल लो, B हमारे पास है ही, तो A इनवर्स निकालो। A इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स = 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर को ना हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं A11, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि हम लोग ऐसे भी कोफैक्टर्स लिखते हैं A1, तो A11, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा 1, ये 0 आ जाएगा। A12 इसका क्या आएगा -1 -2, तो -3, और 1 + 2 3 है, ओड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर A13, इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 + 2 3। अब निकालो A21, अब ये 1 3, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। 2 1 तो मतलब 1 का, तो कितना आएगा -1 -1 -2, और 2 + 1 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। A22, तो मतलब इस -1 का क्या आएगा -1 -2 -1 -2 -3, ठीक है, और 2 + 2 4 पॉजिटिव रहेगा। A23, इसका क्या आएगा 1 -2 -1 और 2 + ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A31 निकालो, A32 निकालो, A33 निकालो, ये क्या आएगा 2 0 -2, तो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स की एक अलग वो बनती है मैट्रिसेस, तो क्योंकि B यूज हो गया तो मैं एक K मैट्रिक्स ले लेती हूँ। क्या बनेगी 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, ये आ गई। तो हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हमें निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स क्या होता है 1 इसका डिटर्मिनेंट इंटू ये। अब डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा 6 आया था, तो मतलब हमारा ए इनवर्स कितना आ जाएगा 1/6 इंटू दिस 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, तो ये आपका क्या आ गया ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब ये आपका ए इनवर्स है, ये आपका बी है, हमें निकालना क्या है एक्स, ये तो निकालना है एक्स। होता क्या है ए इनवर्स इंटू बी। अब करो ए इनवर्स इंटू बी, तो मतलब आपका ए इनवर्स कितना है 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, और बी कितना है आपका 6 2 1, ठीक है। 1/6 को बाहर रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 4 4 + 2, ये क्या आएगा 18 -6, ये कितना आएगा 18 + 2 -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 इंटू, इसको सोल्व करो 6 12, और ये कितना आएगा 18,
ठीक है। अब ये 6 को अंदर लेके जाओगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 2 3, ये आ गया। तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, ये क्या था x, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। आ गया सोल्यूशन हमारे पास, ये था। अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हो और अभी मुझे सुन रहे हो तो यार मेरे गले की बैंड बज गई है, क्योंकि अभी मैंने 2 घंटे की वीडियो के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे बोला है और बोल बोल के मेरा गले की एकदम बैंड बज चुकी है। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है और आप लोगों को समझ आया है कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक यू। अगर कोई भी डिमांड है आप लोगों की कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चन पे अलग से वीडियो बने, तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और ट्राई करूंगी कि सारी डिमांड्स फुलफिल करने की। थैंक यू, बाय।